नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का अप्लाइड मैकेनिक्स के इस पहले एमसीक्यू सेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी पर एक नज़र दौड़ाते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बलों को परिमाण तथा दिशा में किसी त्रिभुज की क्रमानुसार ली गई तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो वे तीनों बल साम्य अवस्था में होंगे। यह नियम कहलाता है। चार ऑप्शन आपके पास हैं: बल बहुभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, बलों का त्रिभुज नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ये जो परिभाषा लिखी हुई है ये बलों के त्रिभुज नियम की है। तो जो आपका सी ऑप्शन है यानी बलों का त्रिभुज नियम, वो आपका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न दूसरा है, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बल साम्य अवस्था में हैं तो उन्हें किसी त्रिभुज की क्रम से ली गई तीन भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा में निरूपित किया जा सकता है। यह कथन है सत्य है या असत्य है। तो आपको पता है, अभी पिछले जो प्रश्न में आपसे बताया बलों का जो आपका त्रिभुज नियम था, तो उसमें उसी का ये एक दूसरा रूप है, दूसरे तरीके से परिभाषा इसमें पूछ ली गई है और बताया गया है। तो हाँ, ये ऐसा कर सकते हैं। तो ये कथन आपका सत्य है। प्रश्न तीसरा है, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों को त्रिभुज की क्रम से ली गई दो भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा में निरूपित किया जा सके तो त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा उपर्युक्त दो बलों का परिणामी निरूपित करती है। यह कथन है सत्य या असत्य। तो अभी मैंने आपसे बलों का जो त्रिभुज नियम की बात किया था, तो उसी का ये तीसरा यानी एक दूसरा रूप है और एक इसका विलोम भी सही होता है। तो ये वही बलों का जो त्रिभुज नियम है उसी का ये एक रूप हम इसको कह सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, सत्य है। तो इसका जो ए ऑप्शन है सत्य, वो सही होगा। तो इसके जो भी बलों का त्रिभुज नियम है या बल बहुभुज का नियम है या बलों का समांतर बहुभुज का समांतर चतुर्भुज का नियम है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और एक परिभाषा के साथ साथ जो भी उसके विभिन्न तरीके से उसको बताया जा सकता है, कहा जा सकता है, या विलोम तरीके से यानी उल्टे तरीके से कहा जा सकता है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे और जब परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप किसी तरह से पूछा जाए आप उसका सही तरीके से उत्तर दे सकें। चौथा है, यदि किसी बिंदु पर कार्य करते हुए कई बल परिमाण तथा दिशा में एक बंद बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो वे बल साम्य अवस्था में होंगे। यह कथन है सत्य या असत्य। तो यह कथन सत्य है। तो कई सारे बल जब काम कर रहे हैं तो एक बंद बहुभुज की, तो यहाँ पता चल रहा है बलों का बहुभुज नियम की बात हो रही है, तो उनको हम उनकी क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित कर अगर यदि किया जा सके तो वे बल साम्य अवस्था में होते हैं। तो ये कथन क्या है, आपका सत्य है। पांचवा है, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बल साम्य अवस्था में हैं तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच कोण की ज्या यानी कि साइन के समानुपाती होता है। यह नियम कहलाता है। आपको पता है, आपने ये सारे नियम पढ़े हैं। तो एक बल बहुभुज का नियम होता है, वो तो ये नहीं है। समांतर चतुर्भुज का नियम, तीसरा है बलों का त्रिभुज नियम, और डी है आपका लामी प्रमेय। तो आपको पता है लामी प्रमेय में मान लीजिए तीन बल यदि साम्य अवस्था में हैं तो एक बल, प्रत्येक बल यानी पी क्यू आर यदि तीन बल हैं तो P होगा वो दूसरे जो दो बल हैं उनके बीच का जो कोण बन रहा है, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा है तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, इस तरह से प्रत्येक बल समानुपाती होता है। तो ये जो नियम है ये लामी प्रमेय कहलाती है। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान लीजिएगा। कोण की ज्या के समानुपाती यानी साइन और कोण जो भी अल्फा बीटा गामा है उसके समानुपाती होता है। तो यह नियम लामी प्रमेय कहलाता है। छठवां है, यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले तीन बल इस प्रकार हैं कि प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच कोण की साइन ज्या के समानुपाती है तो तीनों बल साम्य अवस्था में होंगे। यह कथन है सत्य या असत्य। तो यह कथन सत्य है। अभी जो पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा था लामी प्रमेय वाला जो पूरा सेंटेंस लिखा था, ये वही इसका ये उल्टा रूप बस लिख दिया है कि इसमें पहले से बता दिया है कि साइन के समानुपाती है, अन्य दो जो बल हैं उनके बीच के बनने वाले कोण की साइन के, तो ये तीनों बल कह रहे हैं साम्य अवस्था होंगे। तो हाँ, ये तीनों साम्य अवस्था में होंगे। उसी का लामी प्रमेय का ये कथन बस उल्टा करके लिख दिया है।
सातवां क्या है, यदि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का किसी एक बिंदु पर आघूर्ण का बीजगणितीय योग शून्य होता है कहलाता है। तो ये नियम है, किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का किसी एक बिंदु पर आघूर्ण का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आघूर्ण का बीजगणितीय योग शून्य होता है तो उसको कहते हैं आघूर्ण का सिद्धांत। तो ऑप्शन 4 दिए, बल बहुभुज का नियम ये नहीं होगा, लामी प्रमेय नहीं है, बलों का त्रिभुज नियम भी ये नहीं है। तो डी ऑप्शन आघूर्ण का सिद्धांत, ये नियम ये है कि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का किसी एक बिंदु पर आघूर्ण का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। आठवां क्या है, जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो दोनों के संपर्क तल पर एक स्पर्श रेखीय बल कार्य करता है जो पिंडों की गति या इसकी संभावना का विरोध करता है। इस विरोधी बल को कहते हैं घर्षण बल। आपको ये पता है तो 4 ऑप्शन देखिए एक बार। ए आपका सीमांत बल, बी क्षैतिज बल, सी घर्षण बल और डी है ऊर्ध्वाधर बल। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। तो इसको आपको सही ऑप्शन को टिक कर देना है। 9वां प्रश्न है, वे बल जो एक ही तल पर क्रिया करते हैं, तो जो बल एक ही तल पर क्रिया करते हैं उन्हें कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं यानी एक तलीय बल, तथा एक ही बिंदु पर मिलते हैं कहलाते, एक ही बिंदु पर जो बल मिलते हैं उनको कहते हैं कनकरेंट फोर्सेस यानी कि संगामी बल। तो आप खुद देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक तल पर क्रिया करते हैं तो एक तलीय होगा और एक बिंदु पर मिलते हैं तो संगामी होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए, एक तलीय संगामी बल, बी है भिन्न तलीय संगामी बल, सी है भिन्न तलीय असंगामी बल और डी है एक तलीय समांतर बल। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, एक तलीय, क्योंकि एक तल पर क्रिया कर रहे हैं और एक बिंदु पर मिल रहे हैं तो संगामी बल। तो एक तलीय संगामी बल इसका आपका सही उत्तर होगा। 10वां देखिए, दो पिंडों के बीच जब गति होने वाली हो उस अवस्था में उत्पन्न घर्षण के अधिकतम मान को चरम या सीमांत घर्षण यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यह कथन सत्य है या असत्य है? तो यह कथन सत्य है। जब दो बिंदुओं के बीच गति होने ही वाली हो तो उस अवस्था में जो घर्षण का अधिकतम मान होता है उसी को हम चरम या सीमांत घर्षण कहते हैं। तो ये कथन क्या होगा? सत्य होगा। 11वां क्या है? कार्य की इकाई होती है द यूनिट ऑफ वर्क इज। तो आपको पता है कार्य की इकाई जूल होती है, इसके अलावा किलोवाट आवर भी होती है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन ए है किलोवाट, तो ये आपका नहीं है। किलोवाट ये आपकी पावर की शक्ति की इकाई है। बी है किलोवाट आवर, तो ये आपकी कार्य की इकाई है। सी है किलोवाट आवर, ये भी नहीं है, ये भी आपका दूसरी। और डी है आपका किलो जूल पर सेकेंड, तो ये भी किलोवाट ही हो गया। तो ये किलोवाट इंटू आर, ये जो है बी नंबर जो ऑप्शन आपका है वो सही है। किलोवाट घंटा ये आपकी कार्य की इकाई होती है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, तनन परीक्षण यानी कि टेंसाइल टेस्टिंग को कह रहा है। तनन यानी तनाव परीक्षण भी कह सकते हैं, के दौरान प्रतिशत दैर्ध्य वृद्धि, दैर्ध्य वृद्धि मतलब लंबाई में वृद्धि सूचक है, निम्न में से किसका सूचक है? मंद विरूपण का, क्रीप का, या बी आघात वर्धनीयता यानी मेलिबिलिटी का, सी तन्यता यानी डक्टिलिटी का और डी प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी का। तो आपको पता है कि जो लंबाई में वृद्धि होती है जब किसी धातु पर हम बल लगाते हैं या तनाव परीक्षण करते हैं तो वो तन्यता यानी डक्टिलिटी का प्रतीक है, जिससे हम तार खींच सकते हैं। तन्यता या डक्टिलिटी ऐसा गुण होता है जिसकी सहायता से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? तार खींच सकते हैं। तो लंबाई में वृद्धि तन्यता या डक्टिलिटी का सूचक है। 13वां है, निम्न में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? तो आपको पता है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, माइक्रोन दूरी का मात्रक है, सी मिलीमीटर भी दूरी का मात्रक या इकाई है और डी जो मील का पत्थर होता है वो दूरी का मात्रक या इकाई नहीं है। तो जो हमारा इसमें सही ऑप्शन है वो होगा मील का पत्थर दूरी की इकाई नहीं है। प्रश्न 14वां देख लीजिए, निम्न में से सदिश राशि है कौन सी, ये पहचानना है। तो ऊर्जा आपकी सदिश राशि नहीं है, भार सदिश राशि नहीं है, संवेग जो है वो सदिश राशि है। तो संवेग राशि आपको पता है सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, सदिश राशि कहलाती है। और कोण तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका संवेग यानी कि मोमेंटम आपका सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। 15वां है, समान विमाओं वाले युगल की पहचान करें। इसमें युगल यानी दो दो का जोड़ा दिया हुआ है, उसमें से ऐसे जोड़े को आपको युगल को पहचानना है जिनकी विमाएं समान हो। तो बल और शक्ति, इनकी विमाएं समान नहीं होती। ऊर्जा और कार्य, आपको पता है ऊर्जा और कार्य की जो इकाइयां होती हैं वो समान होती हैं और इनकी जो विमाएं भी वो क्या होंगी? समान होंगी।
तो इसी जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। लेकिन दूसरे भी आप देख लीजिए, कई बार क्या होता है 3 उसमें ऐसे जोड़े दिए रहते हैं जो तीनों सही होते हैं और नीचे डी ऑप्शन रहता है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सही का भी ऑप्शन आपका हो सकता है। लेकिन इस केस में तो आवेग और संवेग ये भी अलग होते हैं, संवेग और ऊर्जा ये भी अलग हैं, तो सही ऑप्शन आपका बी है, ऊर्जा और कार्य। तो ऊर्जा और कार्य दोनों की इकाइयाँ भी समान होती हैं और इनकी विमाएँ भी आपकी समान होती हैं। तो ये युगल ऊर्जा और कार्य आपकी समान विमाओं वाले युगल है। 16वां है, ऐसा यूनिट में निम्नलिखित में से शक्ति यानी पावर की इकाई क्या होती है। तो पावर की आपको पता है वाट होती है ऐसा ही यूनिट में। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी, ए आपको न्यूटन नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा, जूल नहीं होगा, डी नंबर में वाट दिया है, वाट आपका सही ऑप्शन होगा। 17वां है, बलों को संगामी यानी कि कनकरेंट कहा जाता है जब उनकी कार्य रेखा मिलती है। उनकी कार्य रेखा मिलती है एक बिंदु पर, आप जानते हैं कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ए एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, एक सतह पर, लंबवत सतह पर। तो पहला ऑप्शन ए आपका सही है, एक बिंदु पर। जब बहुत सारे बल एक ही बिंदु पर मिलते हैं, उनकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिलती है, तो उनको हम संगामी बल या कनकरेंट फोर्सेस कहते हैं। 18वां है, एक पिंड यानी बॉडी पर कार्यरत बल का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। वो पूछ रहा है कि जो किसी पिंड पर यदि बल कार्यरत हैं तो उसका बल का प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला कह रहा है वो मात्रा क्वांटिटी पर, दूसरा कह रहा है दिशा डायरेक्शन पर, तीसरा कार्य रेखा यानी लाइन ऑफ एक्शन पर, या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है किसी पिंड पर कार्यरत बल का प्रभाव उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा, उसकी दिशा और कार्य रेखा तीनों पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। 19 रस्साकसी यानी टग ऑफ वार में रस्सी पर लगने वाला बल एक उदाहरण है। तो रस्साकसी जैसे आप खेल होते हैं, जब आपके संस्थाओं में खेल हुआ करते हैं तो रस्साकसी करते हैं, 5-6 स्टूडेंट्स एक तरफ, 5-6 स्टूडेंट्स एक तरफ, फिर उसको पकड़ के खींचते हैं। तो एक ही रेखा में बल, चूंकि एक ही रेखा में रस्सी के अलोंग जो होता है रस्सी होती है जो, या रस्सा होता है, उसके अलोंग ही कार्य कर रहा है, तो एक रेखा में कार्य कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ए आपका संरेखीय बल यानी कोलिनियर फोर्स, बी है समतलीय बल यानी कोप्लेनर फोर्स, सी है समतलीय समवर्ती बल यानी कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स, और समतलीय गैर समवर्ती बल। तो इनमें से सही ऑप्शन आपका ए होगा संरेखीय बल। संरेखीय मतलब एक ही रेखा में जो कार्य कर रहा है। तो रस्सा जब आप खींचा जा रहा है तो बल तो एक ही दिशा में लग रहा है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो उधर खींच रहे हैं वो उधर, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या है वो सेम है। तो संरेखीय बल या कोलिनियर फोर्स इसका सही आंसर होगा। इसी तरह 20वां देख लेते हैं, आघूर्ण की इकाई होती है। तो आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। बल की इकाई न्यूटन होती है और जो दूरी की या लंबवत दूरी जो है उसकी इकाई दूरी की मीटर होती है। तो आप देख लीजिए न्यूटन पर मीटर ये नहीं होगा, न्यूटन मीटर ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो आघूर्ण की जो इकाई होती है यानी मूवमेंट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर होती है। तो इस तरह से यदि आपके कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो कोई भी प्रश्न आपको किसी भी तरह से घुमाकर पूछा जाए, सावधानी पूर्वक आप दिमाग लगा करके सही उत्तर दे सकते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ इसी तरीके के 20-25 क्वेश्चंस का एक सेट और लेकर के। आप पढ़ते रहिए, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, और जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप देखिए क्या उन प्रश्नों को आप अच्छे से कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और यदि कोई समझने में दिक्कत है तो आप एक बार अपना कॉन्सेप्ट को रिवीजन जरूर कर लीजिए। आपको उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझने में जो मैं बता रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरीके के एक MCQ प्रश्नोत्तरी के साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।